और आज हम फिर बात करेंगे कोरोना की कहर की। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वाकीशार। फिर कोरोना अब दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश भर में रविवार को रिकॉर्ड 2,71,204 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस साल पहली बार 1,570 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही आज 1,42,150 लोग ठीक भी हुए हैं। ये राहत की बात है। पिछले साल संक्रमण शुरू होने के बाद देश भर में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसमें 1,29,47,297 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 19,21,738 है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा भी 1,78,743 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,248 केस सामने आए और 66 की मौत हुई है। आपको बता दें, अब तक यहां 4 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 4,557 मरीजों की जान जा चुकी है। साथ ही 68,576 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ केस के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से घरों में रहने की अपील की है और लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा है कि मास्क कफन से छोटा है और इसको आसानी से लगाया जा सकता है। बता दें, लगातार कोरोना का कहर जारी है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के शहरों में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में प्रशासन की तो तमाम प्रयास हैं, लेकिन अगर जनता मदद करेगी सरकार की तो कहीं न कहीं इस दूसरी लहर को भी हराने में हम कामयाब रहेंगे। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना के हालात हैं। कोरोना के हालात ये हैं कि अब छोटे छोटे गांवों तक कोरोना पहुंच रहा है। पूरे देश भर की आज बात करेंगे। देश भर में कुछ ऐसे राज्य जहां कोरोना लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी वहां लॉकडाउन तो घोषित किया है, कोरोना कर्फ्यू तो घोषित किया है, लेकिन जनता सतर्क रहेगी तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ये लहर है वो काफी ज्यादा फैल रही है। दूसरी लहर काफी खतरनाक है। वहीं यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। रायपुर में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई शहर हैं जहां लॉकडाउन जारी है। ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से हम निजात पा सके। बात करें राजस्थान की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, वेंटिलेटर की कमी ना हो और कैसे वो भी कोरोना को हराए, क्योंकि लगातार देश में कोरोना बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता के नाम एक संदेश दिया है। उनका कहना है कि घर में रहकर हम कोरोना को हरा सकते हैं। इसे हम एक युद्ध की तरह समझे। जब एक युद्ध होता है तब सभी लोग साथ खड़े होते हैं। ऐसे में जब ये युद्ध है तो इसे भी हम सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा और खुद कर्फ्यू लगाए। ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता को खुद 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाना होगा और अगर बाहर जाते हैं तो बाहर मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। तो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जनता को संदेश दे रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, जहां लोगों को कोरोना हो रहा है वहीं कोरोना के बाद उन्हें सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है। जहां सरकार तमाम दावे कर रही है, तमाम तरह के प्रयास कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई है, वेंटिलेटर की कमी से हुई है। तो ऐसी क्या स्थिति है कि आखिर सरकार अगर काम कर रही है तो फिर कहाँ कमी है? इसके बारे पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपा श्रीवास्तव बनी हुई है। दीपा, जिस तरह से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, ये दूसरी लहर काफी खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा में ये कोरोना फैल रहा है। हम डॉक्टरों से भी बात करेंगे, लेकिन जो सुविधाएं हैं, सरकार तमाम दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। खबरें भी
आ रही है कि आज उन शहरों तक ऑक्सीजन पहुंचा, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा, लेकिन दूसरी ओर ये भी खबरें आती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। तो क्या ज्यादा जानकारी है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, किन किन शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाया गया है अभी तक? जी बागीशा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि सरकार के द्वारा दावे तो किए जा रहे हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में कहा जाए जो भी जिला अस्पताल है या कहा जाए जो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सभी जगहों पर ऑक्सीजन की जो कहा जाता है ऑक्सीजन को पूरी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर जो भी कहा जाए कि अधिकारी है, संबंधित अधिकारियों की बात की जाए, संबंधित मंत्रियों की बात की जाए, सभी खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। साफ तौर पर सभी का यही कहना होता है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की कोई कमी है, ना ही इंजेक्शन की कोई कमी है। जिन भी चीजों की जब भी उपलब्धता जितनी है उनकी प्रोवाइडेशन जो है वो सारी कराई जा रही है। लेकिन बागीशा, इसके बीच ही समझने वाली बात ये भी होगी कि इसी बीच हमारे बीच में एक खबर आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जबलपुर में 5 लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। शहडोल में कल एक बड़ा मामला सामने आया जहाँ पर हमने देखा कि 12 लोगों की मौत हुई है। इसका 17 घंटे बाद जो है टैंकर पहुंचा था। टैंकर कल रात को 11 बजे वहां पर पहुंचा, जिसके कारण जो है 12 लोगों की शहडोल में मौत हुई। इसी के साथ दमोह में भी हमने देखा कि दमोह में भी इस तरह के मामले सामने आए जहां पर ऑक्सीजन जो था वो ना होने के कारण कुछ लोगों ने दम तोड़ा। और इन सारे विषयों में जब भी हम स्वास्थ्य मंत्री कहें या फिर जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे कहा जाता है तो उनका केवल और केवल एक ही बात कही जाती है उनके द्वारा कि ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो रही है। लेकिन खुद जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहा जा सकता है कि जो मंत्री कही जाए या संबंधित अधिकारियों की बात कही जाए, उनके जो जवाब है उसके विपरीत जवाब देते नजर आते हैं। कई डॉक्टरों के मुंह से हमने सुना है, कई हॉस्पिटल प्रबंधन के मुंह से हमने सुना है कि ऑक्सीजन की कमी थी जिस कारण से मृत्यु हुई है। खुद जो कहा जाए कि जिनके नाम अजय गोयनका की भले ही मैं बात कर लूं या फिर कई अन्य हॉस्पिटल के जो कहा जाए प्रबंधन उनकी बात कर लूं, उनका भी हमेशा यही बयान आता है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं समय पर पहुंच पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वागीशा तो ये एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के लिए बनी हुई है। रेमडेसिविर की लगातार बात कर रहे हैं, खुद वीडियो कहा जाए वीडियो की बात करें, फोटो की बात करें, सारी चीजें सरकार के द्वारा से मुहैया कराई जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को ये बात पता चले कि प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही दूसरी तस्वीरें अगर जमीनी स्तर की बात करूं तो जमीनों में जहां हम देख रहे हैं कि जो दवा बाजार है वहां पे परिजन जो है यानी कि जो मरीज के परिजन है उनकी भीड़ उमड़ी हुई है पूरे प्रदेश भर से। कोई इंदौर से, कोई उज्जैन से, हर एक जगह हर एक जिले से लोग जो है वो राजधानी भोपाल के दवा बाजार पहुंचते हैं। वहां पर 4-4, 5-5 घंटे तक जो है लाइन में लगे होते हैं। अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, भीड़ लगी होती है, इंजेक्शन जो है वो नहीं मिल पाता है, काफी दिक्कतें दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों को देखने को मिल रही है। एम्स की बात की जाए तो एम्स में जबकि सबसे पहले रेमडेसिविर की जो खेप है वो एम्स हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां पर भी जो परिजन है उन्हें इंजेक्शन मुहैया नहीं कराया जाता है। पर्चे लेके रख लिए जाते हैं लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। तो बागीशा, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि लापरवाही चारों तरफ जो है वो सरकार के द्वारा बरती जा रही है। बयान तो लगातार दिए जा रहे हैं और कहा जाए कि लोगों में भ्रम दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत की बात करें, जो सच्चाई की बात करें, जो परिजनों के मुंह से हमें सुनने को मिल रही है वो चीजें नहीं छुपाई जा सकती और ये कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। सरकार को अब इस और ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब स्थिति हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल दीपा, एक और बात है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि 2000 इंजेक्शन वहां पहुंचे हैं, एक टैंकर ऑक्सीजन का वहां पहुंचा है। चूंकि आप ग्राउंड पर रहती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों का ये कहना होता है कि हमारे पास मरीज तो काफी ज्यादा है लेकिन इंजेक्शन सिर्फ 5 से 6 है। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उन अस्पतालों में? छोटे छोटे अस्पतालों तक अभी तक भी इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ एम्स की बात करें, जिला अस्पतालों की बात करें तो वहां कुछ मात्रा में पहुंचते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अस्पताल है वहां तक अभी भी इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं।
देखिए बागीशा, इसमें एक बात समझने वाली होगी कि एक मरीज को 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगते हैं। जी। तो जिस तरह से खेप लगातार आ रही है, लेकिन अभी जितनी खेप आई है उसके हिसाब से हम देखें और जितने एक्टिव केसेस हमारे बीच में है, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए तालमेल बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेमडेसिविर की कमी जो है, किल्लत जो है, तो दूर करने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यदि एक व्यक्ति को 6 इंजेक्शन लगते हैं और इस वक्त हमारे प्रदेश भर में एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूं तो 68,000 के पार एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। इनमें से अगर सीरियस केसेस की भी अगर हम बात कर लें तो सीरियस केसेस भी काफी ज्यादा है। वेंटिलेटर्स पे भी तकरीबन 30,000 से ज्यादा मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे है और वहीं तकरीबन 22,000 जो लोग हैं वो होम आइसोलेट है इस वक्त। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ये बात तो तय है कि 30,000 से ज्यादा लोग यदि वेंटिलेटर पे हैं और ऐसे में जब इंजेक्शन की बात की जाए तो 6 इंजेक्शन अगर पर व्यक्ति को लगता है, तो ऐसे में किल्लत होना लाजमी है। सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहां पर इंजेक्शन जो है वो तो मुहैया कराए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमीदिया अस्पताल की, तो हमीदिया अस्पताल में ही रोज 500 से ज्यादा रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो है उनका क्या, प्राइवेट अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बनाने की बात तो कही गई है, लेकिन ना वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, ना ही वहां पे किसी तरह से इंजेक्शन की व्यवस्था की गई है। ये बात कही जरूर गई है सरकार के द्वारा कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो खुद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन क्या सरकार के द्वारा उसकी पूर्ति कराई जा रही है? नहीं कराई जा रही है। जो लोग हैं उनसे पर्चे पे लिख के दिया जाता है कि आप इंजेक्शन लेके आइए, वो व्यक्ति कहाँ से लेके आएगा, कैसे लेके आएगा? ऐसे में भीड़ इकट्ठा होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जिस तरह से अभी भी मैंने आपको बताया कुछ समय पहले, हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है दबा बाजार में। अधिकारी वहां से नदारद है, लोग 4-4, 5-5 घंटे धूप में खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि उनके परिजनों की जान बच जाए, रेमडेसिविर जिसे रामबाण माना जाता है वो इंजेक्शन मिल जाए। लेकिन फिर भी उनकी जो जो आपूर्ति है वो सरकार के द्वारा नहीं कराई जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा बागीशा की सरकार के द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बात करें या फिर जमीन पर वो जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जमीनी हालात सरकार को देखने होंगे। लेकिन दीपा, एक और बात है, कमी आखिर कहाँ आ रही है? इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं या फिर इंजेक्शन अगर शहरों तक पहुंचते हैं उसके पहले ही कालाबाजारी हो जाती है? क्या ये भी कारण है? जी, ये कहा जा सकता है कि कालाबाजारी एक बहुत बड़ा कारण है बागीशा। जहां हमने दिखाया, कल भी एक बड़ी खबर हमारे बीच आई थी और आज एक बार फिर एक खबर आई है जहां पर 47,000 रुपए में जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो बेचा गया। कल भी हमने एक खबर देखी जहां पर नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बना के इसे 12 से 15,000 रुपए में बेचा जा रहा था। लोगों के अंदर क्योंकि 2020 की अगर बात की जाए बागीशा, तो लोगों के अंदर ये था कि रेमडेसिविर जो है उस समय एक रामबाण की तरह काम किया था, संजीवनी बूटी कोरोना के बीच उसने उस तरह से प्रयोग किया गया था। तो लोगों को लगता है कि यदि वो इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो उनके परिजनों की हालत और ज्यादा बद से बदतर ना हो जाए, इसलिए व्यक्ति कितना भी पैसा देके वो इंजेक्शन खरीदना चाहता है। और अगर बात की जाए, लोगों की तो एक मानसिकता होती है कि जिस चीज की कमी होती है या कहा जाता है कि ये चीज की कमी है तो उसे स्टोर करने की लोगों की आदत, यही सारे कारण है कि इंजेक्शन तो पर्याप्त मात्रा में पहुंचाए जा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भले हेलीकॉप्टर की सहायता से, भले चॉपर की सहायता से, भले जल्द से जल्द जो ग्रीन कॉरिडोर बना के जल्द से जल्द इंजेक्शनों को पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, अब एक और समस्या इस बीच। बिल्कुल दीपा, देश भर का हाल आपने बताया कि कालाबाजारी लगातार हो रही है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। दीपा, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन से संवाददाता अनिल बैरागी जुड़े हुए हैं। उज्जैन की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां उज्जैन में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तमाम धार्मिक स्थल बंद है, लॉकडाउन जारी है, उसके बाद भी आखिर ये संक्रमण क्यों फैल रहा है? क्या जनता सतर्क नहीं है? इसी पर हम अनिल से बात करेंगे। अनिल, उज्जैन का माहौल क्या कुछ बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति उज्जैन की है? आसपास का जो शहर है, इंदौर की यदि हम बात करें तो इंदौर में लगातार कोरोना फैल रहा है। ऐसे में उज्जैन में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है? जी वाकिसा, निश्चित तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं एक अपनी जगह जो है वो निरंतर काम कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से कोरोना का जो विस्फोट लगातार बढ़ रहा है और चूंकि ये जो विस्फोट है इंदौर
क्योंकि उज्जैन भी बहुत बड़ा शहर है और शहर के बाद जिस तरह से देहातों में तकरीबन स्वदेश जो है वो 4-5 दिन से बता रहा है कि जो बढ़ते आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर जो काफी डराने वाले और प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती जो है वो सामने खड़ी करते नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब तक अगर ताजा अगर मामलों की बात करें तो 311 मामले जो है वो अभी पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं प्रॉपर उज्जैन पूरे जिले के। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो तकरीबन 2500 से ऊपर जो है अब तक मामले जो है वो पॉजिटिव आ गए, उनका सबका उपचार जो है वो चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात की जो मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो उसमें पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की जो है काल के गाल में जिस तरह से कोरोना ने जान ले ली, तो काफी जो सड़कों पर जिस तरह से ये जो दहशत जो दिखाई दे रही है, लेकिन उन दहशत के बीच में भी अभी भी आम जन जो है वो अभी भी जिंदगी से बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार है, या यूं कहेंगे कि जान की किसी को परवाह नहीं। इसीलिए एक व्यक्ति के साथ जिस तरह से 3 से 4 लोग जब जाते हैं तो ये जो आम जो तस्वीरें हैं ये तमाम तरह से हर उस क्षेत्र से निकलकर पूरे प्रदेश से आ रही है, वही की वही उज्जैन में 10 की 10 बनी हुई है। वहीं अगर अंतिम संस्कार जिस तरह से जो शिप्रा के किनारे जिस तरह से अंतिम संस्कार के जो त्रिवेणी घाट कहें, बिल्कुल अनिल एक और बात है, उज्जैन में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में अगर बात करें आवागमन की, तो जो बाहर से गांव से लोग आते हैं, क्या उनका आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है प्रशासन ने? बिल्कुल, जिस तरह से आवागमन की बात करें तो जो बैरिकेटिंग जिस तरह से जिला प्रशासन की तमाम जो नगर में लगी हुई थी तो उसमें काफी फेरबदल किया गया है। और अब तो यह आलम है कि जो बैरिकेटिंग के द्वारा बैरिकेटिंग जहां जहां की गई, जहां जहां प्रमुख चौराहा जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, तो वहां पर जैसे दूर उज्जैन से इंदौर से माफ कीजिएगा इंदौर से जैसे उज्जैन के लिए आने वाले या बाहर जो बाईपास के रास्ते हैं तो वहां से आवागमन तो निरंतर जारी है। लेकिन अभी ये देखा भी गया है कि जिस तरह से जो आवश्यक वस्तुएं जो पूर्ति करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम आवागमन जो चलता है, तो उसके अलावा भी इतनी तादाद में कारें, तो 2 पहिया वाहन और ये भी अभी तमाम तरह से आवाजाही इनकी होड़ मची हुई है। और अब तो पुलिस या अगर सुरक्षा की अगर बात करें कि जो हर बैरिकेटिंग के यहाँ जो चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन अब भीषण गर्मी में वो भी थक जाते हैं। लेकिन फिर भी ये थकने का दौर जो है वो निरंतर जो है अभी जारी जिस तरह से कहा जाएगा निश्चित तौर पर है, गर्मी भीषण गर्मी भी बढ़ने जा रही है। और वहां अगर तमाम तरह के जिस तरह से आवागमन जो है वो बरस्तूर जारी है, लेकिन फिर भी अभी शहर में भी बाहर के जो लोग हैं वो निरंतर अंदर जो है वो आते हैं, क्योंकि उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां से तकरीबन 7-8 जिलों के जो है वो जो बाईपास की जो रास्ते गए हैं तो तमाम वहां पर सब लोग गुजरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर भी शहर में भी जो लोग दाखिल होते हैं और दाखिल होने के साथ ये पता नहीं होता कि कौन से लोग कोरोना से संक्रमित हैं और वो अंदर आने के बाद किन किन लोगों को संक्रमित कर देंगे। और एक अहम बात और बता दूं मैं कि जिस तरह से क्राइसिस या आपदा प्रबंधन की बैठक जो हर 2 दिन के बाद होनी जाती है तो उसमें बहुत सारे फेरबदल होते हैं, तो पब्लिक को, आम जन को यह समझ में भी नहीं आता है कि क्या फेरबदल हुआ है। हालांकि प्रचार प्रसार की तमाम दावे जो है प्रशासन ने शासन करता है, लेकिन बावजूद इसके उसमें आलम यह है कि जैसे क्राइसिस या मैनेजमेंट की जो बैठक हुई उसमें अब जो शादी ब्याह का जो सीजन है तो इसको देखते हुए अब 2 बजे तक का समय जो है वो जिला प्रशासन ने कर दिया है। हालांकि जाहिर सी बात है कि जो कपड़े की दुकान है या शादी ब्याह को जो सामान खरीदना है तो उन पर जो है वो विध्वस्त जो तस्वीरें जो है वो आने वाली जाहिर तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि अब मामला इतना बढ़ गया है कि अब क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है इसमें अनिल, आपने कहा अभी कि 2 बजे तक के लिए समय दिया गया है जो शादी की तैयारियां होती है उसके लिए, लेकिन जब 2 बजे तक समय दिया गया तो ऐसे में नहीं लगता कि भीड़ बहुत बढ़ेगी बाजारों में और उसी से संक्रमण फैलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर वागीसा, संक्रमण की अगर बात करें तो संक्रमण किसी को देख कर नहीं आता कि कौन व्यक्ति कहाँ कैसे क्या बैठा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से 2 बजे तक का जो समय दिया गया है और तमाम जिलों में भी इस तरह की क्राइसिस जो तमाम जितने भी आपदा प्रबंधन की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं, तो 2 बजे तक कितने लोग वहां आते हैं। हालांकि जब भी जो छूट मिलती है तो उसका बिल्कुल जो है वो अनैतिक उपयोग होता है। तमाम तरह की भीड़ उस दुकान पर जाती है और उस दुकान पे भले सामान खरीदने या जिस व्यक्ति को बहुत अत्यावश्यक काम हो तो एक व्यक्ति ही जाता है, लेकिन उसके साथ में 3-4 लोगों की होड़ मची रहती है। हालांकि प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन दुकानदारों को, जिन व्यापारियों को शादी के लिए या इनके लिए कोई छूट दी गई है तो वहां कम से कम 5 लोगों से ज्यादा जो है वो भीड़ उत्पन्न ना हो, नहीं तो उसकी पूरी जवाबदारी जो है उस व्यापारी की रहेगी। तो ये बड़ा अजीब
जो है ये जिस तरह से एक आदेश जो है जो निरंतर जारी किया गया है बदलाव के बिल्कुल साथ अनिल, में। मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिए तमाम तरह की अपडेट के साथ में। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता योगेश शर्मा जुड़ गए हैं और झाबुआ से सनी रामोल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्वालियर की ओर रुख करेंगे हम योगेश की ओर। योगेश, ग्वालियर में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, क्या कुछ नए आदेश सरकार ने जारी किए हैं? मध्य प्रदेश का ग्वालियर एक ऐसा शहर है जहाँ कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जी बागीशा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कल की बात करें तो कल करीब ग्वालियर में 1157 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें से करीब 4 लोगों की मौत हुई है। हम वहीं एक्टिव केस की बात करें तो अभी 6398 एक्टिव केस यहाँ ग्वालियर में हो चुके हैं। और वहीं हम बात करें प्रशासन के आदेश की, तो प्रशासन द्वारा अभी हाल ही में एक आदेश पारित हुआ है। इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिक्र किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि जो भी MRP से ज्यादा इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचता है या उसको बेचने की कोशिश करता है तो उस पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बागीशा जी। योगेश, हॉस्पिटल्स की यदि हम बात करें, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं, जिला अस्पताल के अलावा जो छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या वहां तक भी तमाम व्यवस्थाएं सरकार की पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो अस्पतालों के मामले में तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में सबसे पीछे ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की हालत इतनी बद से बदतर है कि कोई भी अगर कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए जाता है तो ना तो अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, ना पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर है। वहीं जब कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल का रुख करता है तो वह सरकारी अस्पताल जाने से डरता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी अभी भी ऑक्सीजन की काफी कमी है। जी बागीशा जी। बिल्कुल योगेश, लेकिन आखिर परेशानियां कहाँ आ रही, जब सरकार तो तमाम दावे कर रही है, प्रभारी मंत्री जो वहां के हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वहां पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं, ऐसे में फिर आखिर व्यवस्था क्यों इतनी बिगड़ी हुई है? कहाँ परेशानी आ रही है जमीनी स्तर की यदि बात करें तो? जी बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले को जमीनी स्तर पर देखें तो ये सब जो काम है, जो सरकार दावे कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन है, लेकिन इसको अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो ये सब चीजें सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही ठीक लग रही है। जब हम इसको मरीजों से जब इस विषय में हम बात करते हैं तो मरीजों का यही कहना है कि हम जिस हॉस्पिटल में भी जाते हैं वहां हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती, और सुविधा उन लोग को उपलब्ध हो रही है जिनकी यहाँ पर जान पहचान है और या फिर वो VIP लोग हैं, उनके लिए ही पलंग, ऑक्सीजन और तमाम अन्य दवाइयां मौजूद है। बाकी गरीबों की यहाँ सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है। जी बागीशा जी। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जो आप झाबुआ से संवाददाता सनी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, झाबुआ की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति अभी झाबुआ में बनी हुई है? जी बागीशा, बिल्कुल, झाबुआ जिले की अगर हम बात करते हैं तो झाबुआ जिले में इन दिनों 10 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक के लिए कुछ देर के लिए दवाइयों और दूध संबंधी या जरूरतों के मुताबिक दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा पूर्णतः बंद है। अगर इस लॉकडाउन का कोई अगर यदि उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने का नए कलेक्टर का आदेश है। इसी के बीच में अगर कई बार हम लोगों ने देखा झाबुआ की स्थिति के बिना मास्क के लोग यहाँ पर जो निकल रहे थे, उनको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के चालानी कार्रवाई की और उनके खिलाफ उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां भी करते हुए हमने देखा गया। बात करें यदि जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में पिछले 3 दिन पहले तक किसी भी तरीके का इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो बेहद जरूरी माने जाते हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे। और फिलहाल स्थिति और बद से बदतर होकर झाबुआ जिले में प्रतिदिन 4 लोगों की मृत्यु मानी जा रही है, जिसकी वजह है ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं होना। 2 दिनों से झाबुआ जिले में किसी भी अस्पताल में, किसी भी शासकीय अस्पताल में अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। बात करें कि यदि बिस्तरों की बेड्स यहाँ पर जो हैं वो अपर्याप्त हैं। डॉक्टर सावन चौहान के साथ में जो RMO झाबुआ हैं, उनसे इस विषय में जो विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई तो उनका ये कहना है कि इस क्षेत्र में कभी भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और यही बड़ी वजह है जहां बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मर रहे हैं। सरकारी आंकड़ा केवल सिर्फ 250 में सिमट करके है, लेकिन यहाँ से इलाज के लिए इंदौर और गुजरात बॉर्डर से सटे दाहोद जिले में सबसे ज्यादा पेशेंट जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आज की तारीख तक 1000 लोगों से ज्यादा यहाँ पर
कोरोना के काल में गर्क हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही। यदि बात करें यहाँ से आवागमन की, तो आवागमन पूरी तरीके से बंद किया गया है, प्रतिबंधित है। लेकिन इंदौर अहमदाबाद हाईवे जो है वो सीधे तौर पर चालू होने की वजह से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। जी सनी, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपा हमारे साथ बनी हुई है फोन लाइन पर, जो देश भर का हाल हमें बता रही है। दीपा, जिस तरह से हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की कि अस्पतालों में जो मरीज है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, मौतें भी काफी हो रही है। तो क्या लगता है, कहीं न कहीं आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं? जी, ये कहना गलत नहीं होगा वागीशा कि कहीं ना कहीं आंकड़े जो है उन्हें छुपाया जा रहा है, क्योंकि खुद जिस तरह से मैंने बताया था अभी थोड़े समय पहले भी कि जिस तरह से खुद जो डॉक्टर्स हैं वो खुद सरकार की कहा जा सकता है पोल वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। खुद एक बड़ा अस्पताल राजधानी भोपाल का माना जाता है, चिरायु अस्पताल, वहाँ के अधीक्षक खुद ये बात कहते हैं, वहाँ के डीन खुद ये बात कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन रोज 15 से 20 मौतें हो रही है कोरोना से। तो ऐसे में जब 15 से 20 मौतें एक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि हो रही है, और दर्शाया केवल यही जा रहा है कि पूरी राजधानी भोपाल के अंदर ही 5 से 6 मौतें हो रही है, तो ऐसे में चिंता का विषय बनता है और कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो आंकड़े हैं उन्हें छुपाया जा रहा है। वहीं जिस तरह से हम रोज देखते हैं वागीशा की खुद एक आंकड़ा जो है वो जो भी कहा जाए शमशान घाट है या फिर कहा जाए जो भी कब्रिस्तान वहां से जब भी सामने आते हैं तो वो भी कहा जा सकता है कि सैकड़ों के आंकड़े में होते हैं, अर्थात 100 से ज्यादा जो मामला है वो रोज निकल के आते हैं। 100 से ज्यादा मौतें जो है वो कोरोना से होती हैं। बॉडी जो है उन्हें उनका वहां पर दाह संस्कार किया जाता है। जिस तरह से हमने देखा है कि तस्वीरें कुछ इस तरह की भी सामने आई है कि जो कहा जाए वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। इतनी निंदनीय तस्वीरें हमारे सामने आई है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के द्वारा आंकड़े छुपाए जा रहे हैं या फिर फेरबदल की जा रही है। बहरहाल पूजा, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि अभी हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो है उनसे फोन पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य व्यवस्था जो भी है उनकी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है। उन्होंने ये बात कही है कि जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाएंगी और केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग दिया जाएगा। साथ ही साथ रक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्मी अस्पतालों में सामान्य प्रयोग को लेकर चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री से रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश में जितने भी आर्मी अस्पताल हैं उनकी सेवाएं जो है संक्रमण काल के दौरान मध्य प्रदेश की जनता के लिए खोली जाएंगी, जबकि जो सेवाएं आर्मी अस्पतालों में मिलती हैं, जो भी आर्मी व्यक्ति की जो भी पर्सन है उन्हें दी जाती है, इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने ये बात भी कही है। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर जो है उन्हें संबोधित करेंगे और जो भी आवश्यक निर्देश या जो भी दिशा निर्देश है और वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा अभी 12 बजे दी जाएंगी। प्रदेश में सबसे बड़े महानगर के लिए जो सरकार है उन्होंने सेवी संस्था जो भी है मतलब स्वयं सेवी संस्थाओं को 2000 बिस्तर जो है वो खोलने की बात कही है। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग न्यास जो है वहां पर 2000 बिस्तरों के लिए भोपाल, ग्वालियर और सभी अन्य जगहों पर भी ये व्यवस्था की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और अब जहाँ पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से खुद मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है तो कुछ आश्वासन भी उनके द्वारा दिए गए हैं। तो अब ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से खुद 12 बजे दिशा निर्देश भी कलेक्टरों को दिए जाएंगे तो हो सकता है कि प्रदेश की स्थिति जो है वो धीरे धीरे सुधरे और कहीं ना कहीं जो कड़ाई जिसकी जरूरत है प्रदेश में, सख्ती की जो जरूरत है वो आ सकती है। बिल्कुल दीपा, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपा। तो अनिल की ओर रुख करूंगी, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, लगातार कोरोना बढ़ रहा है लेकिन दूसरी ओर ये भी खबरें आ रही है कि महाकाल में जो पंडित है उनकी भी मौत हुई है। जब धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं उसके बाद ऐसी स्थिति महाकाल में क्यों पैदा हुई, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल वागीशा, निश्चित तौर पर अगर बाबा महाकाल की मंदिर की बात की जाए तो मंदिर तो सतत जो है आम दर्शनार्थियों के लिए बंद भी है और अब ये जिम्मा जो है केवल वहाँ के जो पुजारी वर्ग है और जो व्यवस्था वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा दी गई थी वही सतत बनी हुई है। लेकिन साथ में बड़ी ये जो है दुख का विषय है कि जिस तरह से कोरोना के चलते अभी कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ जो है पंडित पुजारी जी का देहांत हो गया था इसी कोरोना के कारण, और अभी जो हाल ही में एक और पुजारी की जिस तरह से मौत की खबर सामने आई है तो इसमें इस बात को लेकर तमाम जितने भी महाकाल मंदिर के जो पुजारी है उनमें भी निश्चित तौर पर एक भय जो है यहाँ पर कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भय तो बना हुआ है। साथ में उनके आत्म शांति के लिए वो जो है उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, साथ में यज्ञ की
जो है वो भी चल रहा है। लेकिन अब सीधी सी बात है कि ये जो कोरोना है ये किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी में जिस तरह का कोरोना काल जो कहर बनकर जो बरप रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हर निचले व्यक्ति से लेकर ऊपर जो जितने वीआईपी लोगों तक को ये जो अपने आगोश में ले रहा है। और इसमें अब किसी का भी बचना इसलिए यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जितने घर के अंदर रहेंगे तभी इस चीजों से बचा जाना यहाँ पर यथासंभव इसलिए कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आम जन के लिए भी। और साथ ही जिस तरह से अगर दूसरी बात अगर क्राइसिस आपदा प्रबंधन की बैठक में अगर की जाए तो उन्होंने जो है वो शुरू से लेकर जो अभी तक का जो प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक जो 26 अप्रैल तक का जो कोरोना जो कर्फ्यू लगाया गया है, तो उसमें सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक का जो वक्त जो निर्धारित किया है, और यही वक्त इतना रहता है कि सुबह से जब भीड़ निकलती है और सड़कों पर आती है, तमाम तरह के जो फल सब्जी सामान, उसके बाद किराने के जो व्यापारी है उनके यहाँ जो भीड़ लगती है, तो इससे ऐसा लगता है कि जो आपदा प्रबंधन की बैठक में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कमियों के कारण ये जो है कोरोना लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि उज्जैन भी एक बहुत बड़े जो है बाबा महाकाल की नगरी जिले में आता है और इसमें तमाम तरह के जितने भी देहात है, अब ये स्थिति ये बनी हुई है वागीशा कि अब जो तराना है, 2 दिनों से तराना जो तहसील विधानसभा क्षेत्र है वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। आज भी अगर मरीजों की बात करें तो आज भी वहां पे मरीजों का 32 से ज्यादा जिस तरह का आंकड़ा जो है वो उज्जैन की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले हम भोपाल की, मध्य प्रदेश की भोपाल की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भोपाल की स्थिति की सबसे पहले मैं बात करूंगी हमीदिया अस्पताल की। हमीदिया अस्पताल में बीते दिनों इंजेक्शन चोरी हुए हैं। क्योंकि आप जमीन पर है, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, तो क्या इंजेक्शन अभी तक वहां पहुंच चुके हैं? क्योंकि उन मरीजों को उसी दिन वो इंजेक्शन लगने थे। का मामला सामने आया था, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो ये जीवनदायक इंजेक्शन के तौर पे अभी देखा जा रहा, मार्केट में इसकी कालाबाजारी हो रही है। उसी को देखते हुए आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम सतर्क हो गई थी, पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया था, जिसके बाद कल 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। मगर अभी तक बात की जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो हमीदिया से चोरी हुए थे उसका अभी जो पुलिस है वो पुख्ता सबूत नहीं है। मगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ का जो केयर टेकर है जो पूरे इंजेक्शनों की देखरेख करता था, उसने अपने साले के लिए कुछ इंजेक्शन दिल्ली ले गए थे, क्योंकि उसका जो सीरियल नंबर है वो ऐसा वहाँ मैच हुआ है। मगर अभी तक जब तक प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस विभाग द्वारा कोई इस प्रकार से सूचना नहीं आती तो इसको सही नहीं कहा जा सकता। मगर लगातार भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो संक्रमण के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में 24 घंटों में 5400 के समथिंग केस दर्ज किए गए हैं। यानी देखा जाए जो दर देखा जाए तो 43% की दर से जो केस हैं वो लगातार 24 घंटे में बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन ग्वालियर से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जहां आंकड़े आ रहे हैं वहां कुछ शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें भी आई है। ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में जो है कोविड पेशेंट भर्ती थी, उसके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किसी ने किया है। क्या ज्यादा जानकारी है वहां से जुड़ी? जी बागीचा जी, जो घटना ये कल की थी कि एक लोटस हॉस्पिटल जो कि ग्वालियर में है, यहाँ पर एक कोरोना पीड़ित महिला के साथ वार्ड बॉय द्वारा बलात्कार की कोशिश की गई थी। तो जिसमें अभी ताजा अपडेट ये मिल रहे हैं कि इसमें इस हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के साथ अस्पताल संचालक भी मिला हुआ था, क्योंकि जो जानकारी जो हमें सूत्रों के हवाले से मिली है कि इन दोनों की ही सांठगांठ से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन समय रहते उस महिला को जब होश आया तो उसने यह बताया कि उसके साथ जो बलात्कार जैसी घटना को जो व्यक्ति अंजाम दे रहा था वो वार्ड बॉय था, उसके साथ में एक व्यक्ति और था, जिसमें पुलिस ने उस वार्ड बॉय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे जानकारी ले रही है। लेकिन इतनी जानकारी उससे प्राप्त हुई कि वो वार्ड बॉय के साथ उसमें एक व्यक्ति और था। लेकिन अभी ये कहना स्पष्ट नहीं हो पा रहा
कि क्या वो अस्पताल संचालक था या किसी दूसरे कोई अन्य वार्ड में था। जी बाजी। बिल्कुल योगेश, बने रहिए। झाबुआ की ओर रुख करते हैं, सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, जिस तरह से शिवराज सरकार ने तमाम शहरों में, क्षेत्रों में प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि वहां तक जाए, लोगों का हालचाल जाने, कि अभी तक कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई छोटा कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहा है, ताकि लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर की बात करें तो किसी भी तरह की कोई सुविधा अस्पतालों में नहीं है। जी भागीशा जी, बिल्कुल। झाबुआ की बात करें तो कुछ ही दिनों पहले इस लॉकडाउन के को लगाने को लेकर के प्रभारी मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, कोविड प्रभारी मंत्री, जिन्होंने ये 10 दिन का लॉकडाउन तय किया। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आखिरी जिले होने के नाते गुजरात और राजस्थान, ये दोनों बॉर्डर का इलाका झाबुआ को छूता है। बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन होता है। जो लोग गुजरात में काम करने जाते हैं, सूरत को और कोटा की तरफ बड़ा रुख करते हैं। ऐसे में राजस्थान से लौटने वाले, गुजरात से लौटने वाले लोगों की जबरदस्त भीड़ यहाँ हो रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जनहानि के बारे में हमने पहले चर्चा करी है। बड़ी संख्या में जनहानि होती जा रही है और साथ ही जितने ज्यादा मरीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं वो पलायन से लौटने की वजह से छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गांवों तक ये कोरोना का जो कहर है वो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त भीड़ है अस्पतालों में। अस्पताल प्रबंधन वाकई में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेचारों की स्थिति में है, चूंकि उनके पास तक व्यवस्थाएं पहुंच ही नहीं पा रही जमीनी स्तर तक। इंदौर संभाग को 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया हुए थे, जिनमें से उन्होंने पूरे जो सारे इंजेक्शन हैं सारे इलाकों में बांटते हुए झाबुआ की झोली में बस कुछ ही आ पाए हैं। झाबुआ की स्थिति ऑक्सीजन के मामले में, चाहे वेंटिलेटर की बात करें, सारी सुविधाओं से झाबुआ महरूम है। अस्पताल एकमात्र जिला चिकित्सालय है जहां पर वेंटिलेटर है और उसकी गिनतियां जो उंगलियों पर की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन बड़ा लाचार है और झाबुआ के लोगों के लिए बड़ी मजबूरी बन चुका है कि अपने कोरोना पेशेंट्स को, अपने परिवार के लोगों को वो गुजरात ले जाएं या इंदौर की तरफ रुख करें। और इंदौर के हालात सारे लोगों के सामने साफ है कि किसी भी तरीके का काला बाजारी वहां पर चल रही है। 15,000 से लेकर के 21,000 की कीमत तक रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग काला बाजारी करते हुए देखे गए हैं। जी जी बिल्कुल सनी, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक राणा हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। विवेक, हमने इंजेक्शन की अभी बात की, लेकिन तस्वीरें हमने कल देखी थी कि ऑक्सीजन के टैंकर भोपाल के लिए आए हैं। कहाँ कहाँ ऑक्सीजन भेजा गया है? जमीनी स्तर की आज हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ तस्वीरों में ही है, या फिर जमीनी स्तर की यदि हम बात करें तो क्या असल में कुछ हॉस्पिटल्स तक ऑक्सीजन भेजे गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की कमी है। जो निजी अस्पताल है उसमें साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कोविड के पेशेंट हैं वो बहुत ही बड़ी तादाद में हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल की बात की जाए या निजी अस्पताल की बात की जाए तो दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन लगातार सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए या निजी हॉस्पिटल की बात की, दोनों हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है वो पहुंचाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में जो कोविड के पेशेंट हैं बहुत ही तेज़ी से सामने आ रहे हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात की जाए या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो वो भी चिंतित है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो 30 अप्रैल तक इस कोविड की चेन को तोड़ने के लिए घर में बने रहें। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो कोरोना कर्फ्यू लग गया है और उसके बाद से अब जो सख्ती है वो साफ तौर पे पुलिस प्रशासन द्वारा देखी जा रही है। हर जगहों में बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। पहले की बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले जो कर्फ्यू लगा था, कोरोना कर्फ्यू, उसमें 3,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, मगर अब जो कोरोना कर्फ्यू लगा है उसमें करीब 5,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सख्ती है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, मगर जो लोग हैं अभी भी जो सड़कों पे दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। मगर ऑक्सीजन की बात की जाए या बेड की बात की जाए या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसकी जो कमी है वो साफ तौर पे सरकारी और निजी अस्पतालों में देखने को मिल रही है। तो कई जो ऐसे अस्पताल हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी अभी भी बहुत ज़्यादा है। जी विवेक, बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, मध्य प्रदेश के 5 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जबलपुर भी उसकी चपेट में है। क्या कुछ हालात जबलपुर में बने हुए हैं? आगे क्या कुछ नए आदेश प्रशासन ने जारी किए हैं?
मैं बता दूंगा बगीचा जी, जिला प्रशासन द्वारा कल बैठक रखी हुई थी पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की, जिसके बाद से सख्ती की गई है। आज सुबह से ही ऐसा माहौल नजर आ रहा है, पुलिस ने इतना शेड्यूल को टाइट किया हुआ है कि कोई भी आने जाने वाले लोगों को बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही है, अस्थायी जेल भेज रही है। मतलब आज की स्थिति में अभी सुबह देखा गया है कि लोगों की भीड़ में थोड़ी कमी आई है, दहशत थोड़ी नजर आई है। देखा जाए तो कल जो 877 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें से 660 व्यक्ति ठीक हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि 217 रिकवरी रेट अच्छा था 660 व्यक्तियों का। तो रिकवरी रेट देखा जाए तो जबलपुर में 81.95% रिकवरी रेट रहा है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है कल की डेट में। तो देखा जाए तो कल की स्थिति जबलपुर के लिए कुछ ठीक थी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की जबलपुर में 34 टन जो ऑक्सीजन है वो विधायक तरुण भानोट और विवेक तनखा राज्यसभा सांसद है, उनके माध्यम से मंगाया गया है और जिला कलेक्टर को दिया गया है। तो ऑक्सीजन की जहां तक आज से जो कमियां हैं, थोड़ी सी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से पहले भी 5 मौतें हो चुकी हैं। आंकड़े की अगर बात करें तो ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे 5 के जानकारी में आई हुई है। तो मौतों का ग्राफ तो जबलपुर में काफी बढ़ रहा है। शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, लाइन लगा के रखा है, वेटिंग में चल रहा है। अगर 11 बजे मौत हो रही है तो उसका नंबर 5 बजे आ रहा है। लकड़ियों की भी कमी हो रही है, इसको दूर अभी नहीं किया जा रहा है। जी सोमनाथ, बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन से संवाददाता अनिल बिराकी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपकी और मैं रुख करूंगी। तो जिस तरह से कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, अनिल आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? अनिल से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मैं रुक करूंगी सनी की और झाबुआ से। सनी, जिस तरह से हालात बने हुए हैं छोटे छोटे अस्पतालों की यदि हम बात करें, तो क्या वहां के प्रशासन ने जिस तरह से कमी आ रही है उसको लेकर क्या मुख्यमंत्री से बात की है? क्योंकि तमाम जगह जो परेशानी आ रही है, वहाँ के जो सांसद है, विधायक है, वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ बने हुए हैं। जी बिल्कुल, झाबुआ की बात करें तो झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया और सांसद गुमान सिंह डामोर जी ने चिट्ठी और पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री को झाबुआ की स्थिति से अवगत कराया। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि झाबुआ में सिर्फ एक ही प्राइवेट अस्पताल है पूरे झाबुआ जिले में। अगर बात करें तो महज 3 अस्पताल झाबुआ के पास में ऐसे हैं लेकिन जिसके पास में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। जो कुछ पूरी जिम्मेदारी अगर यहाँ पर आज बनती है तो वो केवल मात्र एक अस्पताल झाबुआ जिला चिकित्सालय की बनती है, जहाँ पर जिसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपसे पूर्व में चर्चा हो चुकी है। बताना चाहूंगा कि झाबुआ जिले में जिस तरह से कोविड सक्रिय होता जा रहा है, पहले झाबुआ की एक तहसील थांदला जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी साफ तौर पर देखने को मिली, जहां से सीधे रेफर किया जाता है। उसी भांति आप झाबुआ जिले की एक और तहसील पेटलावद, वहां से भी सीधे पेशेंट्स आ रहे हैं। बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, लोग नीचे जमीन पर जो है कि वो अपने माध्यम से व्यवस्था कर करके अपना इलाज की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स भी अपना पूरे दारोमदार यहाँ पर निभा रहे हैं। बिल्कुल सनी, बिल्कुल सनी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तमाम अपडेट मैं आपसे लूंगी, लेकिन रतलाम से संवाददाता शैलेंद्र पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ स्थिति रतलाम की है? मरीजों का आंकड़ा दिनों-दिन रतलाम में भी बढ़ रहा है, क्या कुछ सख्ती, क्या कुछ प्रशासन कर रही है? एक्चुअली मैडम, रतलाम में लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन हर चीज से अपील कर रहा है कि घरों में रहो, रोड पे ना, उसके बाद भी दुकानदार लोग प्रशासन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज की जो हमारे यहाँ पे कंडीशन है, इतनी खराब कंडीशन हो रही है कि रात में ही 3 को चेंज किया गया है रतलाम से। सबसे बड़ी खबर तो ये है जी। मैडम, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमियां पड़ रही है मैडम। लेकिन शैलेंद्र, कमी कहाँ आ रही है? प्रशासन तो दावे कर रही है कि छोटे छोटे शहरों तक भी ऑक्सीजन इंजेक्शन पहुंचाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत की यदि बात करें तो इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं है। किन किन अस्पतालों में परेशानी आ रही है? मैडम, एक्चुअली में मेडिकल कॉलेज में तो मैडम ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी आ रही है। कई जन के परिजन होते हैं अंदर से जो बाहर आके जिनकी मृत्यु होती है, उन लोग का यह कहना रहता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हमारे परिवार में मृत्यु हुई है। कई दिन 3 से हंगामे चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। जी चलिए शैलेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, सांसद विवेक तनखा ने एक अपील की थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ऑक्सीजन के लिए। क्या ऑक्सीजन सप्लाई हो चुकी है अभी तक? मैं बता देना चाहता हूं कि जो विवेक तनखा जी ने
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की थी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जितने भी ऑक्सीजन के लिए मुझसे चर्चा करेंगे, एक प्रशासनिक नियम रहता है जिसके थ्रू हम दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ से हमसे बात करेंगे तो जितनी भी आवश्यकता है हम उसको पूरी करेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद जो बचेगा मेरे पास, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और साथ में पहले से भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक था, तो इसमें मुझे मदद करने में कोई वो नहीं है। और जो 34 टन जो आया कल, वो विवेक तनखा ने कहीं किसी कंपनी से अरेंज करवा के उसको करवाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की आज जो स्थिति है थोड़ी कुछ सुधार आ सकती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं करूंगी विवेक से, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम बात करें कि सख्ती और बढ़ाई गई है, सुरक्षा कर्मी और बढ़ाए गए हैं, लेकिन शाम तक लोग फिर से घरों से बाहर निकलते हैं, कोई फ्रूट के बहाने निकलता है, कोई सब्जी के बाहर निकलता है और फिर वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है अगर सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए हैं तो? बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं जो सख्ती है उसको तोड़ते हुए सड़कों पर नज़र आती। सुबह की बात की जाए तो सुबह जो भीड़ है वो 10 बजे तक बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलते हैं और सब्जी दूध किसी न किसी बहाने से निकलते हैं और सुरक्षा जो कर्मी है वो उनसे लगातार पूछते हैं, मगर लोग जो हैं उनके पास बहाना बना हुआ रहता है। और शाम की बात की जाए तो शाम को 5 बजे के बाद जो लोग हैं वो फिर सड़कों पर नजर आते हैं। तो लगातार जो सुरक्षा जो कर्मी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिया गया है कि जो व्यक्ति निकलता है उससे ज़रूर पूछें कि किस काम से जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। मगर लोगों के पास लगातार जो बहाने हैं वो बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अभी की बात की जाए तो कल की जैसे बात करें अपन, तो कल जो रोडों में सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर आज की बात की तो फिर आज भी जो लोग हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। बैरिकेड्स की बात की जाए तो भोपाल में करीब 85 जो पॉइंट हैं उनमें बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, जो मेन चौराहे हैं उनमें बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा 5000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल तक अपने घर में बने रहें और सुरक्षित रहें। तमाम तरह के प्रयास सरकार तो कर ही रही है, सुरक्षा कर्मी भी बढ़ाए गए हैं। बात करें मध्य प्रदेश के सभी शहरों की तो सभी शहरों में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जहां जहां लॉकडाउन है, छोटे छोटे शहरों तक भी कोरोना पहुंच रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा भी जरूरत है तो लोगों को सतर्क रहने की, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं हवा में भी फैल रहा है। तो फिलहाल मैं चारों ही संवाददाताओं को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी, तमाम अपडेट आप देते रहिए। तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कुछ शहरों की बात की हमने, ग्वालियर की बात की, भोपाल की बात की, जबलपुर की बात की, उज्जैन, इंदौर, जहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है। लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया है। सरकार प्रयास कर रही है कि घर में लोग रहें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को और किन किन चीजों से बचना चाहिए, क्या कुछ उपाय है, क्योंकि दूसरी लहर काफी खतरनाक है। इन तमाम उपायों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक जुड़े हुए हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार वागीशा जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अब जो दूसरी लहर है वो काफी खतरनाक है। आपके हिसाब से यदि देखा जाए तो दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है? और लोग कह रहे हैं या फिर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हवा में ये वायरस फैल रहा है। देखिए, जो दूसरी लहर आई है इसके फैलने का जो बहुत बड़ा रीजन जो है उसमें अभी कई वैज्ञानिकों ने इस पे अपनी टिप्पणियां दी हैं, कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी हैं, मगर जो कॉमन जो कॉमन पॉइंट निकल के आए हैं, इसका जो निचोड़ निकल के आए, वो 2 सबसे बड़े पॉइंट तो यही निकला है। एक, जो वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में सूडो कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हमारी वैक्सीनेशन हो गई है, अब हमें आगे संक्रमण नहीं हो सकता है। इसकी वजह से लोग मास्क लगाना बंद कर दिए, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दिया, बाकी कोविड प्रोटोकॉल जो फॉलो करने चाहिए थे वो सब बंद हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा रीजन रहा। और दूसरा, अभी भी लोग इस चीज को इतने हल्के में ले लिए हैं कि अब इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये वायरस म्यूटेट होना चालू हो चुका है। जिस वक्त लोग ज्यादा आपस में मिलने जुलने घुलने मिलने लगे, उस समय वायरस का अलग अलग प्रजाति का म्यूटेशन स्टार्ट हो गई। और जो नया म्यूटेटेड वायरस, इसमें संक्रमण रेट काफी ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक को।
वापस सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे और अपने आप को बचाना स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात है, गर्मी के मौसम की यदि हम बात करें तो गर्मी के मौसम में जो सांस है वो भाप जल्दी बन जाती है। ऐसे में जो संक्रमित व्यक्ति है वो सांस छोड़ता है, तो कितनी देर तक वो जो वायरस उसके बाहर आते हैं वो कितनी देर तक हवा में रहते हैं? क्योंकि ये कहें कि कहीं ना कहीं उस सांस की वजह से वो सांस छोड़ते हैं तो वो भाप बन जाती है, फिर कुछ मिनटों तक वो रहती है। देखिए, इस पे कई अलग अलग थ्योरीज मिली है, मगर इसका कोई भी एक पुख्ता सबूत ऐसा नहीं आया है कि कितने देर तक वायबिलिटी है। मगर जो माना गया है कि इसका इन एंड अराउंड 2 मीटर तक की जो मानी गई है, 2 मीटर तक 1 फीट तक की जो है उसमें वहां तक फैलता है ये वायरस, और टाइम ड्यूरेबिलिटी का ऐसा कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। बट हाँ, सबसे जरूरी वही है कि अपने बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें दूर रहना है, तभी वो हम लोग वायबिलिटी रोक पाएंगे। और इसमें इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपस में जो घुलने मिलने वाली चीजें हैं, आपस में टच करने वाली चीजें, इनको रोकना है हमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात है, बंद कमरे में वायरस कितना खतरनाक है? यदि कमरे, जैसे हम दफ्तर देख रहे हैं, तमाम दफ्तर अभी खुले हैं, ऐसे में पैक भी रहते हैं, तो वो कितना खतरनाक है लोगों के लिए? बिल्कुल, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इस चीज की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये चीज देखनी है कि बंद कमरों में जो एयर वेंटिलेशन होता है वो काफी कम हो जाता है, तो उसके बाद वहां पे वायरस की वायरल लोड जो होता है एक पैक्ड कमरे में, चाहे वो एसी वेंटिलेटेड हो चाहे उसमें भी वायरल लोड काफी बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए वेल वेंटिलेटेड जगहों पर रहना है, ओपन एनवायरनमेंट में रहना है, और जितना अगर आप मजबूर होकर क्लोज चेम्बर्स में रहते हैं तो प्रॉपर मास्क हाइजीन यूज करें सर। जी डॉक्टर साहब, एक और बात है, हम देखते हैं कि जो अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, उनका कुछ एरिया जो है वो कोविड मरीजों के लिए बनाया गया है। क्या ऐसे में पूरे ही अस्पताल को खतरा रहता है? क्या पूरे ही अस्पताल में संक्रमण का खतरा है? सरकार ने इस चीज को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि जितने भी कोविड बेड्स को अलॉट किया जाएगा उनमें प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ताकि संक्रमण आगे उसके आगे ना फैले। उसमें प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, उसमें प्रॉपर वहाँ पे एयर स्टरलाइजर्स यूज किए जाए, और उसको इतना अच्छे से पैक किया जाए ताकि आने जाने का रास्ता अलग से हो, उनमें कोई भी आपस में मिक्सिंग ना हो सके, पेशेंट कॉमन सीधा उधर ट्रांसफर ना हो पाए। जी रहता है अगर अस्पताल वो सारे गाइडलाइंस फॉलो ना करे तब। जी एक और बात हम देखते हैं, जो लोग घर में अभी रह रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, पॉजिटिव हो या नहीं हो, लेकिन जो लोग पॉजिटिव नहीं है, ऐसे में क्या घर में भी मास्क उपयोग करना जरूरी है? अगर घर में कोई आदमी रह रहा है और उनमें से घर के कुछ मेंबर्स अगर बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं एक्टिवली कहीं काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से घर वाले जो घर में रह रहे हैं उनको भी मास्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने वाले व्यक्ति की वजह से संक्रमण घर में भी आ सकता है। तो या तो बाहर से आने वाले व्यक्ति प्रॉपर अपने आते से ही अपने आप को सैनिटाइज करें, नहाएं और प्रॉपर फॉलो करें रूल्स को, वरना घर वालों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक नॉर्मल सर्जिकल या कपड़े का बनाया हुआ मास्क यूज करने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी अपना प्रिकॉशन लेके चलें, वही सबसे बेस्ट रहेगा। जी जिस तरह से वैज्ञानिकों ने कहा कि हवा में ये वायरस फैल रहा है, तो कितने देर तक ये वायरस हवा में रह सकता है? इसका अभी कोई पूर्वा, मैंने तो पहले भी बताया, इसका कोई भी अभी पुख्ता टाइम ड्यूरेशन नहीं है। कोई भी ड्यूरेबिलिटी की इसकी जो बातें की जा रही हैं, अलग अलग थ्योरीज अभी मिल रही है, बट अभी इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन माना नहीं गया है। जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना जिनको हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी डॉक्टर साहब काफ़ी हो रही है, ऐसे में तो लोगों को घर बैठे ऐसे क्या कुछ उपाय हैं जिससे ऑक्सीजन की और जो क्षमता है लोगों की वो बढ़ाई जा सके, एनर्जी बढ़े, इम्यूनिटी बूस्ट हो उनकी? इसमें कई अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक तो अपनी डाइट इंप्रूव करके रखें, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि अपने नॉर्मल वाइटामिन और मिनरल्स की डाइट को ज्यादा से ज्यादा रखना है, ताकि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। इसे ऐसा माना गया है जैसे विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम लेने से हमारे कोरोना को हम हरा सकेंगे, या उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन ना हो, पहले तो प्रिवेंट कर सके, और अगर हो भी जाए तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसकी वजह से हमें सीरियस ना हो सके। दूसरा, साथ ही साथ हमें कई ऐसी एक्सरसाइजेस करते रहना है, जैसे थोड़ा कुछ चलना फिरना, अपने घर के आसपास के एरिया में थोड़ा चलना फिरना, वॉकिंग हो गया या साइकिलिंग हो गया, या घर पे ही छोटी मोटी एक्सरसाइज हो गए, योगा प्राणायाम हो गया, जिसकी वजह से अपनी लंग कैपेसिटीज बनी रहें, हम लोग हेल्दी बने रहें।
बैठे बैठे ऐसी चीजें ना हो जाए कि हम और वीक और लेथार्जिक हो जाएं। इससे हमें ओवरऑल फायदा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना की हमने बात की, देश भर का हाल हमने आपको बताया कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। लोग अभी भी सतर्क नहीं है, बाहर निकल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, अगर किन चीजों को छूट दी गई है वहां भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन एक युद्ध की तरह हमें लड़ना है और निश्चित तौर पर जीत मिलेगी, देर से ही सही, लेकिन सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम राज्यों में जो व्यवस्थाएं की गई है, सरकार ने व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर की यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं कमी सरकार की है। लेकिन फिर भी जनता को सतर्क रहना होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं तो होगी, लेकिन अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं परेशानियां थोड़ी सरकार को होगी। अब कोरोना को हराना है, दूसरी लहर को भी हमें निश्चित तौर पर हराना है। सभी लोगों को साथ में मिलकर सरकार का भी साथ देना है, घर में रहना है और अगर बाहर निकलते हैं किसी काम से तो ज़रूर मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि ये जो वायरस है वो बहुत ही खतरनाक है। दूसरी लहर कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दूसरी लहर हवा में है, हवा में ये कोरोना वायरस फैल रहा है। तो सतर्क रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे स्वदेश न्यूज पर। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।